Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss the topic nucleic acids. Nucleic acids. ये फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये टॉपिक सेकेंड ईयर में भी है, बट सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है वो काफ़ी डिटेल में है। फर्स्ट ईयर में जो है ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है? न्यूक्लिक एसिड असल में एक ऐसा मटेरियल है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी ये 1869 की बात है। 1869, उससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि न्यूक्लिक एसिड भी कोई चीज है। तो 1869 में ये एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशन। फ्रेडरिक मिशन, आप इसको शॉर्ट में एफ मिशन भी लिख सकते हैं, यानी फ्रेडरिक मिशन या एफ मिशन भी इसको कह सकते हैं। ये वो पर्सन था, जर्मन ये पर्सन था। तो इसने सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। ये कुछ काम कर रहा था सेल्स के ऊपर, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं उनकी स्टडी कर रहा था, जिसमें वो ये पस सेल्स और फिश के कुछ सेल्स थे, इनके ऊपर काम कर रहा था, इनकी स्टडी कर रहा था। तो उसने डिस्कवर किया कि जब वो सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था अंडर माइक्रोस्कोप, देन he observed there is a white material inside the nucleus and it is a thread like, यानी उसने सेल्स के न्यूक्लियस में से एक वाइट थ्रेड लाइक मटेरियल जो था वो डिस्कवर किया। लेकिन उसको उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल उसने जो मटेरियल न्यूक्लियस से डिस्कवर किया, चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, इसलिए उसने इसका नाम न्यूक्लियन रखा। न्यूक्लियन, ठीक है। अब उसको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का ये कतई नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि ये वो कितनी बड़ी डिस्कवरी करके जा रहा है। उसके बाद आने वाले लोगों ने इस पे बहुत सारा काम किया और आज हम इसको A to Z से तक जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये बना कैसे होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होता है, हर एक चीज़ का हमें पता है। लेकिन उस वक्त इस पर्सन ने इसको जब डिस्कवर किया तो तब किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बाद आने वाले लोगों ने इसका केमिकल एनालिसिस किया तो लोगों को पता चला कि ये जो न्यूक्लियन है ये दरअसल एक एसिडिक कंपाउंड है, एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। सो उन्होंने क्या किया कि इसका नाम न्यूक्लियन की बजाय न्यूक्लिक एसिड रख दिया। न्यूक्लिक एसिड से मुराद यही है कि एक तो ये न्यूक्लियस से निकला है, न्यूक्लिक है, और दूसरा ये एसिड है। एसिड का मतलब है कि इसकी pH 7 से कम होती है, यानी इट इज एसिडिक इन नेचर। सो इसका नाम जो है न्यूक्लिक एसिड रखा गया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बाद ये डिस्कवर हुआ कि ना ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये असल में दो तरह का होता है, और एक को हम कहते हैं DNA और दूसरे को हम कहते हैं RNA और DNA जो है इसको, यानी पूरा नाम जो है ये दरअसल डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी पूरा नाम जो है वो है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये दो तरह के होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सीराइबो, अभी हम इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द
DNA and RNA, you can be asked in short question कि DNA और RNA में फर्क क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये जो DNA है ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये हेरेडिटरी मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो कि किसी भी इंडिविजुअल के, किसी ऑर्गेनिज्म के जो खसूसियात होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो एक नस्ल से दूसरे में मुंतकिल करता है। जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन में हमारे जो खसूसियात होती हैं एक माँ बाप की, तो जैसे उनके अगर बाल काले हैं तो उनकी औलाद के भी बाल काले होते हैं, और उनका अगर जो स्किन कलर है वो ब्राउन हो तो अमूमन उनके बाल, उसके बच्चों में भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स मुंतकिल होता है। तो उसके पीछे हाथ किस चीज़ का होता है? इस हेरेडिटरी मटेरियल का, जिसको हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये हेरेडिटरी मटेरियल है, यानी हमारी खसूसियात या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी खसूसियात उसके बच्चों में मुंतकिल करता है दूसरी नस्ल। तो ये इसके ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं, यानी एनिमल्स के जो सेल्स हैं, उसके अंदर कुछ यानी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनेल है, सॉरी, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी इसको अगर डिवाइड होना है या कोई इसने काम करना है तो उसको इस न्यूक्लियस से जो डीएनए उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंडिपेंडेंट है, इसके पास अपना डीएनए, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट, आपने नाम सुना होगा, क्लोरोप्लांट के सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका भी अपना डीएनए होता है, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है और उसको किसी डीएनए से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं उसके पास, तो उनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो ये तो हो गया डीएनए। अब हम आरएनए की बात करते हैं। आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस असल में फैक्ट्री होती है, ये जो आरएनए बनाने की फैक्ट्री, यानी असल में जो आरएनए है वो यहाँ बनता है, यानी ये जो फैक्ट्री है असल में न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस के अंदर बहुत सारा आपको ये आरएनए मिलता है। इसके अलावा आरएनए जो है ये आपको सेल के साइटोप्लाज्म में भी कहीं कहीं मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। और इसके अलावा प्रोटीन फैक्ट्रीज जो है, ये जो प्रोटीन फैक्ट्रीज जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स के अंदर भी काफी सारा आरएनए पाया जाता है, स्पेशली राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स यानी प्रोटीन फैक्ट्रीज के अंदर भी पाया जाता है। नाउ ये तो हो गया इसकी अपीयरेंस के कहाँ ये पाया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसके अंदर असल में स्ट्रक्चर में ये कि इसको हम डिस्क्राइब इस तरह से कर सकते हैं, इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से एक वर्ड में भी कर सकते हैं कि द न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी पॉलीमर का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स हों, उसको पॉलीमर कहा जाता है। और इसमें छोटे छोटे यूनिट्स जिसकी मैंने बात की वो कौन से हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी जैसे आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है इसका अमीनो एसिड्स, यानी जो प्रोटीन है ये एक लंबी चेन है और इसमें
अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या है, इसके यूनिट्स है, मोनोमर्स है, और इससे मिलके ये जो बना है पॉलीमर, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन। बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी यानी यूनिट्स होते हैं, लेकिन इसमें अमाइनो एसिड यूनिट नहीं होते, बल्कि इसमें जो यूनिट्स होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें चेन के जरिए से आपस में जुड़े हुए लंबी चेन है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक्चुअली होते क्या है, यानी अमाइनो एसिड के बारे में आपने पढ़ा प्रोटीन में कि अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी तरह से अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक तीन कंपोनेंट का बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, यानी इसमें जो तीन कंपोनेंट इस हिस्सा देते हैं न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज यानी वर्ड है पेंटा से यानी कि 5, यानी ये वो शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा कंपोनेंट जो है वो है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। गाइस एक दरमियान में मैं आपको ये रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि एंड पे वो रिमाइंडर इतना इफेक्टिव नहीं होता, कि जब भी आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। बगैर यानी सब्सक्रिप्शन के आप वीडियो देख तो लेंगे, बट दैट विल नॉट बी वेरी प्लेजेंट फॉर मी, यानी कि मुझे अफसोस होता है कि जब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही जो है वीडियो देख के चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो है इसको सपोर्ट करें, ताकि ये चलता रहे। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही ये चैनल आगे कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये लंबी चेन से बनता है। किसकी लंबी चेन? न्यूक्लियोटाइड की। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल है। अभी हम इसकी बात भी करेंगे कि ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनसे ये कैसे बनता है। तो इसमें पहली बात हम करेंगे पेंटोज शुगर की। हमने कहा ये 5 कार्बन शुगर है, तो इस तरह से ये एक 5 कार्बन शुगर है। ये 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन इसका एक कार्बन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है और बाकी रह गए 4 कार्बन। तो ये जो 4 कार्बन है, इसमें यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और यहाँ से मान ऊपर जाता है ये कार्बन नंबर 5। ठीक है, ये कार्बन नंबर 5, ये जो है ये कार्बन नंबर 5। तो ये जो एक तो कंपोनेंट हो गया पेंटोज शुगर, यानी जिसमें 5 कार्बन है। जैसे मैंने कहा कि इसका ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस के बारे में ये है कि ये these are the bases of nitrogen, यानी they have nitrogenous ring in them। इनके अंदर नाइट्रोजनस रिंग होता है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 किस्म के होते हैं, बल्कि आप इसको 2 टाइप्स में पहले डिवाइड करें, फिर इसको हम 4 करेंगे। पहले 2 टाइप्स में जब डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि ये दे आर नंबर 1 प्योरीन्स और दूसरा है पायरुवेटिन्स। पायरुवेटिन्स, ठीक है, 2 टाइप के ये होते हैं जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं। प्योरीन्स जो हैं दे आर एक्चुअली डबल रिंग। इसमें नाइट्रोजन का डबल रिंग होता है इस तरह से, यानी कि, और
होता है, दूसरा 5 वाला। ठीक है, और इसमें जो फ्लोरीन है, इसमें कौन कौन से जो है बेस शामिल हैं? एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। तो प्योरीन्स कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और गुआनिन। और इसमें क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें डबल रिंग होता है, इसमें नाइट्रोजन का डबल रिंग होता है। तो ये तो हो गए प्योरीन्स, एडेनिन एंड गुआनिन। और दूसरे जो पाइरिमिडीन है, इसमें कौन से शामिल है? साइटोसिन एंड थायमिन, साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन, और इनमें सिंगल रिंग, यानी इस तरह से 6 कार्बन वाला 6 कॉर्नर वाला सिंगल रिंग, 6 कार्बन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से दो जो है बेसिस शामिल है, बल्कि इसमें हम तीसरा भी शामिल करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम क्योंकि डीएनए ही की बात कर रहे हैं, तो ये जो यानी 2 हैं फिलहाल पाइरिमिडीन, इनको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका होता है कि पाइरिमिडीन है, इसमें भी वाई आता है, वाई, और साइटोसिन में भी वाई आता है, और थायमिन में भी वाई आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने ये याद रखना है कि पाइरिमिडीन में वाई आता है, साइटोसिन में भी वाई आता है, थायमिन में भी। तो ये पाइरिमिडीन में कौन है? साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये सही है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इन रिंग्स के बारे में, इन बेसिस के बारे में, वो ये कि ये तो हो गया एक कंपोनेंट जिसको हमने कहा पेंटोज शुगर, ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट नंबर 1। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये इस 5 कार्बन शुगर के कहां पे अटैच है। तो इसका आंसर है कि ये हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 कौन सा है? ये। तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा अटैच होता है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1। तो ये हो गया 2 कंपोनेंट। अब रह गया तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट जो होता है फास्फोरिक एसिड, ये हमेशा याद रखें कि ये भी एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बन नंबर 5 है, ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 5 के साथ, इस कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट या फास्फोरिक एसिड अटैच है। यहां पे फास्फोरिक एसिड अटैच होता है या फास्फेट। तो ये 3 कंपोनेंट जो हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब अगर फर्ज करें इसमें ये एक कंपोनेंट जिसको हम फास्फेट कहते हैं, ये हमने इसके साथ अटैच नहीं किया, तो ये 2 कंपोनेंट वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है? न्यूक्लियोसाइड असल में 2 कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड है, पर इसमें फास्फेट मिसिंग। अगर हम फास्फेट इसके साथ लगा देंगे तो देन इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। ये आपने याद रखना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी ये जो इन दोनों के डिफरेंस की, यानी ये जो आरएनए और डीएनए है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए मैं फिर से ये जो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं एक न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं। आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है और डीएनए। ये देखिए, ये इसके साथ था नाइट्रोजनस बेस, यहां ये है कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 है। इसमें क्या होता है? यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोक्सिल है, और ये है कार्बन नंबर 3। ये 1 है, 2 है, 3। यहां पे क्या है? हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे भी यहाँ पे CH2OH ये कार्बन नंबर 4 है और इसके ऊपर जो है ये कार्बन नंबर 5। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंटोज शुगर का है और इसको हम राइबोज शुगर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? राइबोज शुगर। याद रखें कि ये जो राइबोज शुगर है जो जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है ये किसमें पाया जाता है? RNA में। यानी RNA जो है वो इस यानी राइबोज शुगर से बनता है। DNA राइबोज शुगर से नहीं बनता। DNA किससे बनता है? डिऑक्सी राइबोज। पहला डिफरेंस दोनों में RNA में और DNA में क्या चीज है कि जो ये जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर RNA में होती है और डिऑक्सी राइबोज DNA में होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो राइबोज ये कौन सी शुगर है? राइबोज। अब डिऑक्सी राइबोज कौन सी होती है? अगर कार्बन नंबर 2 पे ये जो कार्बन नंबर 2 है इसमें ये वाली चीज ये क्या है? हाइड्रोक्सिल। और इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर हम ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव कर दें तो इस शुगर को हम राइबोज की बजाय डिऑक्सी राइबोज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? डिऑक्सी राइबोज। अब ये राइबोज नहीं है, ये राइबोज नहीं। आप इसको राइबोज नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 से हमने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। अब ये डिऑक्सी राइबोज है और ये जो डिऑक्सी राइबोज है दैट इज यूज्ड इन DNA में। ये पहला डिफरेंस है। एक दूसरा डिफरेंस ये जो है इसके अंदर और DNA में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि डिऑक्सी राइबोज शुगर में कौन से कार्बन से हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं? तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये कार्बन नंबर 2 होता है जहां से ऑक्सीजन रिमूव की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। खैर ये तो हो गया ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि मैंने जो बताया इसमें होता है फर्क। जो दूसरा डिफरेंस है ये होता है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में कैसे कि जो DNA है इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस यूज होते हैं दे आर यूज्ड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। चार नाइट्रोजनस बेसिस। बट RNA में ये जो थायमिन है ये इट इज नॉट यूज्ड इन RNA में। इसकी बजाय RNA में कौन से होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, तो ये चार जो है ये इसमें ये आप दूसरा डिफरेंस जो है अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA तो व्हाट विल यू टेल? पहला तो आपने बता दिया कि जो DNA है इसमें डिऑक्सी राइबोज शुगर और जो RNA है उसमें राइबोज शुगर है जिसमें से ऑक्सीजन उसके साथ होता है। ये राइबोज है और ये निकाल देते हैं डिऑक्सी राइबोज। ये हो गया दूसरा डिफरेंस इनके नाइट्रोजनस बेस के। जो RNA होता है इसमें साइटोसिन थायमिन नहीं होती बल्कि इसकी बजाय यूरासिल। और तीसरा कंपोनेंट तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि DNA हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। DNA हमेशा इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि RNA जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये तीसरा डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए तीनों। और ये हो गया यानी कि RNA और DNA का जो बेसिक डिफरेंस है, इसके जो बेसिक 3 डिफरेंस है। अब हम एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे जो कि हमने 9th में ही पढ़ा था। अभी उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और एज एन एग्जांपल कि फर्स्ट में हमारे पास
हमने एटीपी बनाना है, एटीपी बनाना है, तो एटीपी की अगर फर्ज करें आपको यानी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ एटीपी, एटीपी मॉलिक्यूल, यानी एटीपी क्या है, द सिंपलेस्ट न्यूक्लियोटाइड। यानी उस वक्त जब आपने 9th में पढ़ा था तो आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, और ये अब आपको पता चलेगा कि ये जो हमने 9th में एटीपी का स्ट्रक्चर, ये दरअसल एक न्यूक्लियोटाइड है एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपलेस, यानी कि बड़ा सिंपल होता है। तो इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे या ड्रा करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसकी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो सबसे पहले आप इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे। स्कीमेटिक यानी कि इसमें यानी रियल चीजें शो करने की जरूरत नहीं, आप बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। एक बॉक्स हमने लिया है और ये बॉक्स को हम 5 कार्बन शुगर, यानी कि आप कहेंगे ये राइबोस है, राइबोस शुगर है, बल्कि इसका ये 5 कार्बन शुगर करें, 5 कार्बन शुगर है या राइबोस करें, कुछ भी करें, ठीक है, राइबोस। तो राइबोस शुगर है हमारे पास, ठीक है, या पेंटोस शुगर है। अब इसके साथ पहला जो कंपोनेंट है, ये तो हो गया एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस इसके साथ एटीपी के साथ कौन सा लगेगा, एडेनिन। ये कौन सा होगा, एडेनिन। एडेनिन जो है वो इसके साथ लगेगा कार्बन नंबर 1 पे। ये कौन सा कार्बन है, 1, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन के नंबर शो नहीं किए हुए, इसलिए इसके एक कॉर्नर पे जो है वो ये एडेनिन अटैच है। अब दूसरे जो सामने कार्बन यानी कार्बन नंबर 5 उसके साथ क्या अटैच होगा, फास्फेट, फास्फेट, ठीक है, यहां पे हम फास्फेट, ये फास्फेट, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है फास्फेट। लेकिन आपने देखा कि इसमें फास्फेट सिर्फ एक ही है, यानी एक है। अब ये क्या है, एडेनिन यानी क्या है, एडेनिन ये मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसके साथ एक ही फास्फेट अटैच है, इसको हम एडेनिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। और यहां से आप इसकी यानी इसको यहां पे लाके ये बता सकते हैं कि ये AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, यानी कि ये 5 कार्बन शुगर है, इसके साथ एक तरफ एडेनिन लगा है, दूसरी तरफ फास्फेट लगा है, और ये AMP यानी क्या कहते हैं, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। अब फर्ज करें हमने इसके साथ एक और फास्फेट अटैच कर दिया, एक और फास्फेट अटैच कर दिया, तो ये कितने फास्फेट इसके साथ अटैच है, 2। अब ये क्या बन गया, एडेनिन डाइफॉस्फेट, ADP, एडेनिन डाइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। तो इसमें 2 फास्फेट है। अगर हम इसके साथ एक और फास्फेट अटैच कर देते हैं, ये इस तरह से एक और फास्फेट अटैच हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये बन जाएगा ATP। ATP क्या है, एडेनिन है, राइबोस शुगर है, और उसके साथ फास्फेट फास्फेट फास्फेट, 3 दफा फास्फेट अटैच है, 3 फास्फेट, और इससे मिलकर जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज कॉल्ड एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP। जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना भी आ सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ATP, तो ये आप सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। And at the end, once again, I request you to subscribe the channel and share with your friends ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। Thank you very much.